या तो पानी आता नहीं या बिल्कुल काला पानी आता है। वो पानी ना आने से भी बदतर है कि जात पात में धर्म के नाम पर इन्होंने हमें इतना उलझा दिया कि इनकी काली करतूतों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। ना तुमने हमारे बच्चों को रोजगार दिया, ना उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी खोली। तो पिछले 10 साल में सरकार ने हमारी हरियाणा की नस्ल को बर्बाद करने का काम किया है। तो अब बदलाव होना जरूरी है और जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के राज में खुली है। भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। तो 300 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। 300 कुछ लोग आए और हम पे हमला करने की कोशिश की। इससे पहले भी जब वार्ड नंबर 5 में हमारी महिलाएं कैंपेनिंग करने जा रही थी तो उनको डराया धमकाया गया। तो मेरे से कुछ लोग के आज मुझे सिक्योरिटी भी दी है एसपी मैडम ने। और पहले भी दादरी को एक साफ सुथरा शहर बनाएंगे, एक रहने लायक शहर बनाएंगे और इसको हमारी बेटियों के लिए एक सुरक्षित शहर बनाएंगे, हमारी बेटियों के लिए। आज मेरी बहन आई है आपसे वोट करने की अपील करने के लिए। आपकी एक अदालत है, जनता जनार्दन की अदालत के बीच में एक अपील करने के लिए आज मेरी बहन आई है। देखिए, चुनाव होने जा रहे हैं 5 तारीख को। मेरी बहन आज आपसे हाथ जोड़ करके एक अपील करने के लिए आई है, अपनी बात रखने के लिए आई है। बहन पिछले 3-4 बार से मेरे साथ बातचीत हुई है। जब भी मेरे घर आई उन्होंने दादरी के विकास के बारे में पूछा कि भाई दादरी का विकास किस प्रकार होता है। इसलिए मेरी बहन आज मैं उनके साथ हूँ ताकि वो विकास की बात करते हैं। आज दादरी को विकास की जरूरत है। आज दादरी की जनता जानती है आज दादरी को किस दिशा में नेताओं ने पहुंचा दिया। आज हरियाणा में कांग्रेस का राज बनने के लिए जा रहा है और हरियाणा के कांग्रेस के राज में बहन जी का जीतना बहुत जरूरी है ताकि वो मंत्री बन करके इस दादरी का विकास कर सके। मेरी बहन, आज मैं दादरी के लिए न्याय मांगता हूँ। आज हमने हमेशा विपक्ष का आदमी चुनकर हम चुन लेते हैं और फिर 5 साल उसको बैठ करके रोकते हैं, उसको गालियां देते हैं। आज आपके पास सुनहरी मौका है। आज मेरी बहन आई है आपके पास। भारी टिकट कांग्रेस की आज लेकर के कांग्रेस की सत्ता बनने जा रही है। आज वो हल्के में जीत करके जाएंगे, हमारा हक लेकर के दादरी की जनता के लिए आएंगे। मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आज दादरी के हित के लिए आज मेरी बहन के एक मत उनको डाले। स्त्री है, नारी है। आज न्याय करो दादरी के साथ और न्याय करो मेरी बहन के साथ। आज एक नारी इतना संघर्ष कर रही है। आज एक नारी ने अपनी टिकट के लिए संघर्ष करा, विकास के लिए संघर्ष करा। आज एक तरफ मेरी बहन है। आज मेरी बहन जनता के दरबार में जनता जनार्दन होती है, क्योंकि जनार्दन किसे कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों में कौरवों में युद्ध हुआ था तो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए अर्जुन को भेजा था कि अर्जुन, हमारे पास सेना नहीं है, इसलिए माधव के पास जाकर के मदद मांगो। वो मदद मांगने के लिए अर्जुन द्वारका गया। दुर्योधन पहले से आकर के बैठा था। दोनों में जंग छिड़ी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण सैन कक्ष में सो रहे हैं और अर्जुन ने जैसे आकर के बैठा कक्ष में, भगवान की आंखें खुली, सामने अर्जुन को बैठा देखकर उनकी बुआ कृष्ण की बहन बुआ थी, उनके पुत्र अर्जुन बोले, अर्जुन तू किस लिए आया? और दुर्योधन तू किस लिए आया? दोनों ने मदद मांगी। द्वारकाधीश से दोनों ने मदद मांगी। द्वारकाधीश जानते थे पांडवों के पास सेना नहीं है, लेकिन कौरवों के पास गंगा पुत्र भीष्म पिता कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, उसके पास अश्वत्थामा, उसके पास कृतवर्मा, जरासंध, जयद्रथ, दुशासन और विशाल सेना खड़ी है उसके पास। लेकिन पांडवों के पास कुछ भी नहीं, 5 भाई है, केवल मुट्ठी भर सैनिक नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक मौका दूंगा, मैं एक अवसर दूंगा आपको, मैं शस्त्रहीन रहूंगा, इस युद्ध में किसी का साथ नहीं दूंगा, हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू दुर्योधन का छोटा अनुज है, इसलिए तुझे एक अवसर देता हूँ। एक तरफ नियता मधुसूदन और दूसरी तरफ मेरी विशाल नारायण निशाना जिसकी लाखों में संख्या कड़ी है, किसी एक को चुन ले। अर्जुन ने किसे चुना? जिसको आप जनार्दन, जनता जनार्दन कहते हो, माधव को चुन लिया। मैं माधव को चुनता हूँ।
और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली, और वहां से जाने के बाद दुर्योधन को नारायणी सेना दे दी भगवान श्री कृष्ण ने, और अर्जुन से वार्तालाप करने लगे। क्रोध में आकर के बोला, मूर्ख अज्ञानी, मैंने तुझे एक अवसर दिया, तू ताकि नारायणी सेना मांग सके, तेरे पास सेना कहां पर है, इसलिए मैंने तेरे को अवसर दिया। हार तेरी निश्चित, सदा रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास, स्वयं को छाछ के रूप में प्रस्तुत करे भगवान श्री कृष्ण, और वासुदेव उस नारायणी सेना को माखन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अर्जुन तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। लेकिन अर्जुन बड़ा समझदार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहता है, माधव ध्यान से सुनो मेरी बात, जीत मेरी निश्चित, सदा दास नहीं रहेगा उदास। मैं माखन का क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। आप माखन चोर, माधव सेना, आपको चुना बहन जी ने, आपके बीच में आज न्याय के लिए आई है बहन जी। एक तरफ उनके साथ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आज मेरी बहन को नीचा दिखाने के लिए गंदे से गंदे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन अकेली महिला चल रही है बीच में सबके। आज वो टिकट लेकर के आई है। दो प्रकार के दुश्मन होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। वो प्रत्यक्ष दुश्मन उसके सामने खड़ा, लेकिन कई अप्रत्यक्ष दुश्मन भी बहन के साथ खड़े हुए हैं। वरदान में मिले मेरी बहन को, आज मेरी बहन का साथ दो, आज मेरी बहन का साथ दो। एक नारी है, ये अबला नारी समझ के चलियो, सारे दिन मुस्कुराती है, लोग योजनाएं बनाते हैं। आज दूसरे इसके प्रतिद्वंदी खड़े, वो क्या विकास के काम करवाएंगे जो हफ्ते में एक बार पट्टा बदल लेते हैं। आज वही विकास की बात करते हैं। आज वो क्या करते हैं, हर 6 महीने में पार्टी बदलते हैं, हर 6 महीने में उसकी क्या लालसा है, 8 साल की सर्विस रहेगी जेलर की। अगर वो चाहता तो 8 साल सर्विस कर सकता था, लेकिन उसकी बात की अभिलाषा है कि मरते वक्त में अपने बेटे को सिंहासन के ऊपर देखकर प्राण त्यागूं। और दूसरी तरफ मेरी बहन बैठी है, जो मेहनत करती है, आपके बीच में मुस्कुरा करके अपनी सखती करके आती है। आज इनको आशीर्वाद दो। मैं बहन जी, भगवान श्री कृष्ण की अपार की कृपा है आपको प्रिय मेरी बहनें, आपको आज माधव रूप में आपको आशीर्वाद देने के लिए। धन्यवाद। अरे राम जी से राहुल मराठा जी आगे कार्यक्रम आए हैं, कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, डॉक्टर मनीषा जी पहले एनएलओ पार्टी से थे। सम्मानित मंच, उनके विचार सुनिए। मेरे सुख दुख के साथी मेरे बड़े भाई श्याम प्रेमी वीरेंद्र जी सांगवान, जिनकी वजह से और मेरे हर सुख दुख में साथ आने वाले दिल्ली मास्टर जी की वजह से मैं आप लोगों के बीच में वीरेंद्र जी सांगवान की वजह से खड़ा हूं। और मैं बहन जी को यही कहना चाहूंगा कि भाई वीरेंद्र सांगवान ने जो आज प्रोग्राम किया है, यह प्रोग्राम वास्तव में आज शहर के अंदर जो इलेक्शन का एक रुख होता है वो बदल देगा। इतनी माताएं बहनें, इतने बुजुर्ग भाई बहन जो आशीर्वाद देने आए हैं, श्याम बाबा से हटो वाले हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद फले फूले और आपकी मनोकामना पूर्ण रहे। धन्यवाद। लाइट का गौर करिए और आंटा बना ज्यादा। मैं एक का नाम ना लेकर सम्मानित मंच कहूंगी, क्योंकि फिर किसी एक का भी नाम रह जाता है तो फिर बुरा लगता है। तो सम्मानित मंच, मेरे लिए सभी बहुत सम्मानित हैं। ये लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं, तो सम्मानित मंच, इस वार्ड के एमसी साहब, उनकी धर्मपत्नी मैडम, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि भाई वीरेंद्र जैसे एक निर्भीक जुझारू एमसी का मुझे आज साथ मिल रहा है, और आप लोगों का भी सौभाग्य है। और मैं तो आप लोगों की दाद देती हूँ कि आपने बड़े सोच समझ के एक हीरे को चुना है। वाकई आज आप लोग थोड़े साइड में हो जाएं ताकि पीछे के लोगों को देख सकें। ना
क्या गिर जाओगी भाई साहब टूटना जाए, मेरा वजन बहुत है भाई, मेज टूट ना जाए। हर जगह मुझे लड्डुओं से तोला जा रहा है, पूरी दादरी को पता चल चुका है मेरे में 73 किलो वजन है। पहले ही लोग चलाने लग जाते हैं 73 किलो। माइक है माइक थोड़ा सिखा दे। हाँ जैसे कि मैंने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे भाई वीरेंद्र पप्पू जैसे निर्भीक निडर इंसान के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बोला उसने इतने समर्पित हैं ये अपने वार्ड के प्रति, हर वक्त हर समय यह सोचते रहते हैं कि मैं अपने वार्ड को कैसे बेहतर बनाऊं। और यही कारण है हर चुनाव में आप लोग इनमें अपनी इनके और इनके परिवार में अपनी आस्था जताते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज के दिन एमसी होना या सरपंच होना कोई आसान काम नहीं है। आपने देखा होगा जैसे ही सरपंची के चुनाव हुए, उनको चंडीगढ़ बुलाया गया, वो थोड़ी सी उनकी मांगे थी और किस तरह से उनसे बातचीत करने के बजाय उन पर लठ बरसाए गए। और यही कुछ हालत हमारे एमसी पार्षद भाइयों की है। ये काम करवाना चाहते हैं पर आज इनके हाथ बांध दिए गए। कांग्रेस के टाइम में छिटमा ग्रांट मिला करती, पर इस सरकार के पास ना नियत है ना इनकी कोई नीति है। ये काम तो करवाना ही नहीं चाहते। और काम क्यों करवाएंगे? जात पात का नारा लगाकर, मंदिर मस्जिद का नारा लगाकर ये सत्ता में आए हैं। आज हमारे 10 साल ये बर्बाद कर चुके हैं। और जैसे ही चुनाव आता है उससे 1 महीने पहले 2 महीने पहले दोबारा वही जात पात का नारा, वही मंदिर मस्जिद का नारा दोबारा लगने लग जाता है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से हमारे इलाके का ताना बाना भाईचारा बिगड़ा है, मुझे नहीं लगता आजादी के 77-78 साल हो गए पहले कभी ऐसा हुआ होगा। आज वो सैनी है, वो जाट है, वो गुज्जर है, वो राव साहब है। हम अपने आप को हरियाणा वासी नहीं, अपनी अपनी कास्ट के हिसाब से देखने लग गए। और फूट डालो और राज करो, इसी तरह से 10 साल बिना कुछ काम करवाए ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। किसी गली में चले जाओ, बरसात हो ना हो, उस गली का सीवर बैक मार रहा होता है। किसी गली में चले जाओ, दादरी शहर के किसी वार्ड में चले जाओ, एक ही समस्या, मैडम या तो पानी आता नहीं है या बिल्कुल काला पानी आता है। वो पानी ना आने से भी बदतर है, वो तो जहर है, बिल्कुल जहर। किसी गांव में चले जाओ, एक ही समस्या, मैडम पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। तो आज दादी की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस चुकी है, बूंद बूंद पानी के लिए। और ये हमेशा से ही ऐसा नहीं था। हाँ, ये सूखा इलाका है, पर जानबूझ के जो पानी, जो दादरी के हिस्से का पानी था, वो यहाँ ना भेजकर डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि दादरी सत्ता विपक्ष में, यहाँ के विधायक सत्ता पक्ष के साथ नहीं है और पिछली योजना में भी नहीं थे। तो यहाँ की आवाज उठाने वाला आज कोई नहीं है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे याद है, मुझे एक इंसान मिले तो वो मुझे कहने लगे, मैडम 60 साल में बुढ़ापा पेंशन नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा और कितनी उम्र में होनी चाहिए? बोले मैडम आज के दिन तो उम्र रही ही नहीं, अब तो 50-45 ये उम्र रहेगी। बोले वो जमाने चले गए जब हमारे दादा पर दादा 80 के 90 के होते गुजरा करते। और कारण क्या है? कारण यही है, 70% हमारा शरीर पानी से बनता है, वही पानी आज हम जहर ले रहे हैं। कहीं कहीं जगह TDS 200-300 से ऊपर हो जाए तो पानी पीने लायक नहीं होता। आज आप TDS आप नाप के देख लीजिए, कहीं 2000, कहीं 2500। और दादरी का तो यह भी दुर्भाग्य है कि दादरी में बोरिंग का पानी भी खारा पानी है। अगर आप बारोडा लोहारू चले जाए, वहां बोरिंग का पानी मीठा पानी है, तो आप बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दादरी शहर के लिए नहर का पानी पहुंचना बहुत ही जरूरी है। पर अफसोस की बात यह है, वो पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। अब बात करें युवाओं की, दादरी के हर गली में, हर गांव में, हर वार्ड में आज पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी है। 10 साल हो गए, इन्होंने केवल और केवल D ग्रुप की भर्ती निकाली है
और बाकी जो भर्तियां निकली उसमें 50 से 60% बाहरी युवाओं को रोजगार दिया गया। बाहरी का मतलब कोई महाराष्ट्र से था, कोई मध्य प्रदेश से था, कोई उत्तर प्रदेश से था। अब आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब महाराष्ट्र में सिलेक्शन की लिस्ट निकलती है, क्या 50% नाम उसमें हरियाणा के युवाओं के होते हैं? जब मध्य प्रदेश में ऐसी भर्ती निकलती है तो क्या 50% नाम हरियाणा के युवाओं के होते हैं? तो हमारे युवाओं का हक दूसरे प्रदेश के युवाओं को क्यों दिया जा रहा है? पर हमें ये सब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जात पात में धर्म के नाम पर इन्होंने हमें इतना उलझा दिया कि इनकी काली करतूतों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती निकली थी अपने सिविल अस्पताल में। 3 साल के ठेके पे एम्बुलेंस ड्राइवर लगा रहे थे, तो कुछ सिफारिशें आई, वो कहने लगे मैडम हमें एम्बुलेंस ड्राइवर लगवा दो। तो हमने पूछा भाई कौन लगाएगा एम्बुलेंस ड्राइवर? तो बोले मैडम ठेके पर एम्बुलेंस ड्राइवर लगाने का भी ठेका मिला है। तो मैंने पूछा वो ठेका किसको मिला है? बोला जी गुजरात का कोई बिजनेसमैन, गुजरात का कोई बिजनेसमैन है। यहाँ पे दादरी एक छोटा सा शहर, इस छोटे से शहर में एक छोटा सा सिविल अस्पताल है। उस छोटे से सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर कौन लगाएगा, ये भी गुजराती निर्णय लेंगे। आज आप किसी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, वहां के ठेके बड़े बड़े गुजराती बिजनेसमैनों को दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़ी धूमधाम से हमारी नई संसद का उद्घाटन हुआ। अगर आप उस संसद से जुड़े किसी इंजीनियर या चीफ इंजीनियर से बात करेंगे, एक बार मैं बात कर रही थी, बोले मैडम इतना घोटाला हो रहा है और एक ईंट से लेकर सफेदी का ठेका तक, फर्नीचर का ठेका, सारे ठेके केवल और केवल गुजराती बिजनेसमैनों को दिए जा रहे हैं। ये हालत हो चुकी है हमारे प्रदेश की, ये हालत हो चुकी है हमारे देश की। और पक्षपात की मैं और आपको बात बताती हूँ। आप में से कितने लोग परिवार पहचान पत्र से परेशान हैं और फैमिली आईडी से परेशान हैं? पूरा हरियाणा। अगली बार जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपसे वोट मांगने आए तो आप उनसे पूछना, आप लोग 30 साल से गुजरात में राज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30 साल से गुजरात में है। पिछले 30 साल में उन्होंने अभी तक परिवार पहचान पत्र या प्रॉपर्टी आईडी गुजरात में लागू नहीं की है। ना ही वहां पोर्टल सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ पहले सिंपल कागजों से, आधार कार्ड से काम हुआ करते, वहां अभी तक वैसे ही काम हो रहा है। यही हालत राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में भी वो 20 साल से राज कर रहे हैं, वहां पे भी कोई परिवार पहचान पत्र या प्रॉपर्टी आईडी का सिस्टम नहीं है। ये परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी केवल और केवल हरियाणा में है। ये सिर्फ केवल और केवल हरियाणा में। और इसका कारण यहाँ के लोग थोड़े संपन्न हैं, उनको यूं ही पिछलाए रखो, या तो फैमिली आईडी में या जात पात में, ताकि जो सरकार पीछे से, जो सरकार की काली करतूतें हैं, हमारी नजर उन पर ना जाए। और क्या है सरकार की काली करतूतें, मैं आपको बताऊं। आज हरियाणा के ऊपर 4.5 लाख रुपए का कर्जा है, 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और ये कर्जा तब हुआ जब पिछले 10 साल में यहाँ ना तो कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई नए मेडिकल कॉलेज बने, ना ही ये पक्की सरकारी नौकरी दे रहे हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाइए, वहां पे कौशल रोजगार के तहत लेक्चरर लगे होंगे, पक्के लेक्चरर, परमानेंट लेक्चरर तो बहुत कम या नाम मात्र के होंगे। और कारण कौशल रोजगार के तहत जो लेक्चरर लगता है, टीचर लगता है, उसकी तनख्वाह कितनी है? 20 से 25 हजार। और असल में जो परमानेंट कॉलेज में लेक्चरर लगेगा उसकी तनख्वाह कितनी है? 1 लाख रुपए। तो इनसे हरियाणा को हिसाब मांगना चाहिए। ना तुमने हमारे बच्चों को रोजगार दिया, ना उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी खोली, ना तुम हमारे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देना चाहते हो, ना तुम किसान भाइयों के कर्जे माफ कर रहे। बिजली के बिल 3 गुना हो चुके और उन बिजली के बिल पे भी तुम टैक्स लगाते हो। तो कहां से आया ये 4.5 लाख रुपए का कर्जा? कहां से आया ये 4.5 लाख रुपए का कर्जा? बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम 10 साल बर्बाद कर चुके हैं। और ये 10 साल खास तौर से हमारे युवाओं के लिए। जो लड़का 2014 में 21 साल का था, आज 31-32 साल का हो गया,
5 साल और इस सरकार के आ गए तो कहीं सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लायक भी नहीं रहेगा। तो पिछले 10 साल में सरकार ने हमारी हरियाणा की नस्ल को बर्बाद करने का काम किया है। आज आप जानते हैं हरियाणा में 35% बेरोजगारी है, कोई सोच भी सकता है। और आप जानते हैं बिहार में कितनी बेरोजगारी है? केवल 18%। बिहार में 18%। अरे हरियाणा जिसको कहते थे देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, वहां के 35% युवा बेरोजगार बैठे हैं। और जो पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार होगा वो क्या करेगा? हताश होकर नशे की तरफ जाएगा या गुंडागर्दी की तरफ जाएगा। पहले यहाँ के युवा फौज में भर्ती हुआ करते, अब वो भी बंद कर दी। अग्निवीर जैसी बिना सर पैर की ये योजना लिया है। तो अब बदलाव होना जरूरी है और यही कारण है आज पूरे हरियाणा में लोग समझ चुके हैं, क्योंकि एक के बाद एक सभी वर्ग धरने पर सड़कों पर बैठे हैं। और अजीब बात तो यह है, जब हमारे किसान भाई सड़कों पर बैठे, बहुत से लोगों ने साथ नहीं दिया। उन्होंने सोचा किसान धरने पर बैठे हैं, हमारे पास तो सरकारी नौकरी है, हमें क्या लेना देना। फिर एक के बाद एक इन्होंने सरकारी कंपनियां कौड़ियों के दाम बेच दी। वो जो सरकारी कंपनियों में कार्यरत लोग थे वो धरने पर बैठे रहे, ना किसी अखबार ने ना किसी टीवी चैनल ने उनको दिखाया। एक एक साल वो धरने पर बैठे रहे। उसके बाद इन्होंने 2000 पीटीआई मास्टर हटा दिए। 2000 पीटीआई हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि 10-10 साल की नौकरी के बाद 2000 पीटीआई सरकारी नौकरी से हटा दिए हो। किसी को अपनी लड़की के यहाँ ड्राइंग टीचर हटा दिए, किसी को अपनी लड़की का ब्याह करवाना था, किसी का लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, मेडिकल कॉलेज में था, उसकी फीस भरनी थी। वो लोग भी 3 साल धरने पर बैठे रहे। सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। हाँ जी, सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। एक के बाद एक आशा वर्कर हो, क्लर्क हो, पटवारी हो, हमारी जो हेल्थ वर्कर हो, नर्सें हो, एक के बाद एक सब धरने पर बैठते रहे। एक एक करके इन्होंने सबको खून में लगा दिया, एक एक करके। आज 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 3 दिन पहले खबर आई थी कि सिरसा से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी टिकट वापस लौटा दी। बीजेपी के उम्मीदवार ने अपनी टिकट वापस लौटा दी। वो बोले मैं बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इसी तरह कुरुक्षेत्र में पहवा है हल्का, पहवा हल्के के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी टिकट लौटा दी। वो भी ये कहने लगा मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अब खरखोदा से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। ऐसी बड़ी जनसभा बुलाकर उन्होंने घोषणा की कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो निर्दलीय ही ठीक हूं। क्यों? आज हरियाणा की जनता उनसे हिसाब मांग रही है, पिछले 10 सालों का हिसाब। जो 4.5 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने हमारे सिर पे डाल दिया, उसका हिसाब। जो आज 35% बेरोजगारी है, उसका हिसाब। आज मेरी माता बहनें सुबह उठ के चाय पीती हैं, उठते ही आप जो चाय की पत्ती निकालती है, चाय की पत्ती पर टैक्स, उस चाय में चीनी डालो, चीनी पर टैक्स, इलायची डालते होगे उस पर टैक्स। हमारे भाई जो मान लो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, माचिस जलाते हैं, उस पर टैक्स। ये जो माताओं बहनों ने चुनरी पहनी हुई है, उस पर टैक्स, चप्पलों पर टैक्स। कोई ऐसी वस्तु छोड़ी है जिस पे टैक्स ना लगाए? यहाँ तक कि बिजली बिल पर टैक्स, पानी का बिल, पानी आता नहीं पर पानी का बिल जरूर आ जाएगा, उस पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। और ये टैक्स किस लिए थे? यहाँ तक कि आज विदेश के अखबार भी कह रहे हैं कि इंडिया इज द मोस्ट टैक्स नेशन। सबसे ज्यादा टैक्स आज इंडिया पर है, इंडिया में है। टैक्स किस लिए लगाती है सरकार? ताकि बढ़िया सड़कें बना सके, हम लोगों के लिए अस्पताल बना सके, हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोल सके। लोग बार बार ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। स्कूलों से मुझे याद आया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया 50 साल में। कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है, आज तक हरियाणा में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के राज में खुली है। भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। हरियाणा में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सारे के सारे कांग्रेस राज में खुले हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला।
कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला। आज 300 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। 300। जब एक सरकारी स्कूल बंद होता है तो अपने साथ बहुत सा रोजगार भी खा जाता है। उसमें क्लर्क होते हैं, टीचर होते हैं, जेपीटी टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो सब उन सब का रोजगार चला जाता है। और आज ये जो 5-5 किलो के राशन बांटते हैं, 5 किलो के राशन बांट तो देते हैं, पर उसके बदले हमसे क्या कुछ लेते हैं? सरकारी स्कूल, बढ़िया नौकरी। ये चाहते क्या है कि 5 किलो के राशन पर हम निर्भर हो जाएं और ना ही हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन हम दिलवा पाए, ना ही हम उनको अच्छी शिक्षा वो नौकरियां दिलवा पाए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर अब बदलाव नहीं हुआ तो फिर कभी बदलाव नहीं हो पाएगा। अगर अब बदलाव नहीं हुआ तो फिर कभी बदलाव नहीं हो पाएगा। हरियाणा में सबसे बड़ी नौकरी होती है एसडीएम और डीएसपी की, जो एचपीएससी के थ्रू लगती है। क्या आप जानते हैं एचपीएससी का चेयरमैन भी बाहरी है? वो हरियाणा का नहीं है, मध्य प्रदेश का है। तो वो क्या हमारे बच्चों को लगाएगा या बाहरी अपने बच्चों की मेल करेगा? आप मुझे बताइए। और यही कारण है एसडीओ बढ़ती हुए उसमें 60 से 70% लड़के बाहर के थे। आप एचसीएस की लिस्ट निकाल के देख लो, बाहरी बच्चे। और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या कारण है? मैं आपको बताती हूँ क्या कारण है इसका। जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई वो पीपली से हुई। वहां पे एक 26 साल का लड़का एसडीएम लगा हुआ था। 26 साल का था वो, और वो कहां का था? उत्तर प्रदेश का। वहां पे कई बुजुर्ग किसान धरने पर बैठे थे, 60 से 65 साल के थे। उसने ऑर्डर दिया इन भाइयों के इन पर लाठी चार्ज कर दो। उस लाठी चार्ज में एक बुजुर्ग किसान के सिर पर इतनी चोट लगी कि वो गुजर गए। अब आप मुझे बताइए, अगर हरियाणा का कोई नौजवान होता तो वो ऐसे एक 65 साल के बुजुर्ग पर लाठी चार्ज करवाता? उसके मन में मेर होती अपनों के लिए। और अंग्रेज भी ऐसा किया करते। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, अंग्रेज जिन्हें कभी भी भारत में 50,000 से ज्यादा अंग्रेज नहीं थे, और उन्होंने करोड़ों की आबादी पर किस तरह राज किया? जितने भी बड़े बड़े अफसर होते थे सब अंग्रेज होते थे। क्लास 3 और क्लास 4 नौकरी ही भारतीयों को मिला करती। ऑर्डर देता है बड़ा अफसर, और छोटे जो नीचे उसके लगे होते हैं वो तो सिर्फ ऑर्डर का पालन करते हैं। तो जो अंग्रेजों की नीति थी हम पर राज करने की, वही नीति आज ये अपना रहे हैं। देखो कितनी सोची समझी चाल है। और यही कारण है एचपीएससी का चेयरमैन भी बाहरी, यही कारण है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये हरियाणा प्रदेश हरियाणा के लोगों के लिए है। आप राजस्थान में चले जाओ, केवल 5% नौकरियां बाहरियों के लिए होती है, बाकी उनके अपने प्रदेश के लिए होती है। महाराष्ट्र में चले जाओ, अगर आपको महाराष्ट्र में नौकरी चाहिए तो डोमिसाइल के अलावा मराठी भाषा भी आनी चाहिए। आप गुजरात में चले जाओ, इनके अपने गुजरात में, वहां गुजराती भाषा का पेपर आपको क्लियर करना पड़ता है। गुजराती भाषा का पेपर तो सिर्फ गुजराती ही क्लियर कर पाएंगे ना, कोई हरियाणा का तो लड़का कर नहीं पाएगा। पर हरियाणा में ऐसा नहीं है। दुष्यंत चौटाला ऑफिस से बाहर जाते जाते एक नया पार करके गए थे, पारित करके गए थे, जिसमें डोमिसाइल बनवाना इतना आसान हो गया था। केवल एक गजेटेड ऑफिसर से एक चिट्ठी पर आपको साइन करवाना था। तो आज आप एक गजेटेड अफसर से एक चिट्ठी पे साइन करवा लो और आप हरियाणा के वासी बन गए। तो इन्होंने हमारी फसल नस्ल दोनों बर्बाद कर दी है। और अब मौका है कि हम अपना भविष्य अपने हाथ में लें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कल मैं ऐसी ही सभा में थी और मेरे पे वीरेंद्र भाई भी मेरे साथ थे। कुछ लोग आए और हम पे हमला करने की कोशिश की। इससे पहले भी जब वार्ड नंबर 5 में हमारी महिलाएं कैंपेनिंग करने जा रही थी तो उनको डराया धमकाया गया। तो मेरे से कुछ लोग, आज मुझे सिक्योरिटी भी दी है एसपी मैडम ने, और पहले भी मुझे कहा गया था कि मैडम आप जिन लोगों से मुकाबला कर रहे हैं उनके पास धन बल, सत्ता बल, हर तरह का बल है।
तो आप एक बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी अफसर आप रख लीजिए। मैंने कहा भाई मुझे सिक्योरिटी अफसर या बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, मेरी रक्षा तो मेरी माताएं और बहनें करेंगी, दादे की चिंता करें। आज आपकी बेटी आपकी बहन, आज बेटी दिवस है, आज आपकी बेटी आपकी बहन आपसे ये वादा करती है, अगर मुझे मौका मिला तो दादरी के हक का पानी दादरी को दिलवाऊंगी, यहां साफ पानी नलकों में लेकर आऊंगी। दादरी को एक साफ सुथरा शहर बनाएंगे, एक रहने लायक शहर बनाएंगे और इसको हमारी बेटियों के लिए एक सुरक्षित शहर बनाएंगे, हमारी बेटियों के लिए। और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस सब के लिए सत्ता में हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। अगर आज दादरी इतना पिछड़ा हुआ है ये इसलिए क्योंकि हम हमेशा सत्ता से बाहर रहे हैं और आज एक सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका। क्यों? आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। आज बारडा जाओ तो शाम जाओ, आप में से बहुत से लोग बारडा तो शाम लोहारू से होंगे, हर जगह कांग्रेस की लहर चल रही है। और अगर दादरी चूक गया तो अगले 5 साल के लिए बहुत पछतावा होगा। जब हम देखेंगे कि वहां के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और हमारे पढ़े लिखे युवा घर पर बैठे हैं, जब हम देखेंगे कि वहां के लोगों की सुनवाई है और हमारी सुनवाई नहीं, तो हमें बहुत पछतावा होगा। तो जब आप 5 तारीख को बटन दबाएं, सोच समझ के बटन दबाएं, सोच समझ के। हमारा जो निशान है, कांग्रेस पार्टी का निशान है, हाथ का निशान है और हाथ का निशान हमेशा ही किसान, मजदूर, तो मेरा वर्ग युवाओं और महिलाओं के साथ रहा है, हमेशा ही। आप इतनी जोर से बटन दबाएं कि अगली बार भारतीय जनता पार्टी की कोई टिकट लेनी ही ना रहे। अगली इतनी जोर से बटन दबाएं, इतनी जोर से बटन दबाएं कि उसकी गूंज चंडीगढ़ तक पहुंचे। अब मैं एक नारा लगाऊंगी और आप लोगों को मेरे साथ वो नारा लगाना है। मैं कहूंगी कांग्रेस आ रही है और आप सब बोलना भाजपा जा रही है। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा मनीषा सांगवान ने अपने वोटर हैं वार्डवासी वीरेंद्र के जो है उनसे वोट की अपील की है, जो अपने कार्य करवाने वाली है उसके बारे में वोट की अपील की है, महिलाओं से मिल रही है। तो साथियों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। लगातार हम आपको हर खबर से रूबरू कराते रहेंगे। हुजूम देख सकते हैं, भीड़ दोनों तरफ से, महिलाओं पुरुष आगे काफी संख्या में पार्षद प्रतिनिधि वीरेंद्र ने भीड़ को जुटाया था अपना समर्थन देने के लिए। ये देखिए भीड़ का आलम। जाने के समय में भी काफी नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हाजिरी जो है, वीरेंद्र चरखी नाम से जाने जाते हैं, काफी अच्छी हाजिरी उन्होंने अपनी लगा दी है। देख सकते हैं किस प्रकार से लोग, एक वार्ड का कार्यक्रम था, मैं आपको बता दूं, कोई बड़ी जनसभा नहीं थी ये, लेकिन वार्ड के कार्यक्रम में वीरेंद्र चरखी ने काफी भीड़ यहाँ पर एकत्रित की थी। देख सकते हैं लगातार जो वार्डवासी है उस स्थान पे से निकलते हुए घेर है ये प्लाटों के पास ही, उसमें ये कार्यक्रम किया गया था। भीड़ काफी संख्या में है। तो साथियों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहें। पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे।